तो मम्मी इतना कह के सो गई थी। मम्मी की आंख लगी होंगी जो भी था। फिर उसके कुछ मिनट बाद ही मतलब पापा ने डाला और वो वहाँ से भाग गए। मेरे पापा एक्चुअली क्या था कि मेरे पापा तेजाब डाल के वहाँ से आ गए थे और वो मंदिर चले गए थे कि भगवान जी मुझे बचा लेना अब। तो मम्मी से बोला कि अपना मम्मी जो पेटीकोट जो पहनी थी तो मम्मी से वो उतरवाया और मेरी बहन को उसमें लपेड़ा और मेरे मौसा जी अकेले उसको जमुना जी में फेंक के आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो बातें कुछ अनकही सी। तो आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं नीतू और पूजा जी। तो आज इनसे करेंगे बात। और नीतू जी जो हैं वो एक एसिड सर्वाइवर हैं। तो आज इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे कि कैसी इनकी जर्नी रही। तो वेलकम करते हैं पूजा जी और नीतू का। उड़ने को एक आसमां कम पड़ता है, एक और आसमां मंगवा दो, बेशब्र मेरी उड़ान है, मेरे पंख नीले रंगवा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नीतू, कुछ बताइए अपनी लाइफ के बारे में। ये एसिड अटैक कैसे हुआ, क्या इससे उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, और ये एसिड अटैक एक्चुअल में किया किसने, सबसे मेन बात है, और हुआ क्यों? हाँ, एसिड अटैक मेरे पापा ने किया था ओके। और उस 1992 में ये घटना हुई थी। और मेरी बहन भी थी एक 1.5 साल की, मैं 3 साल की, तो मेरी मम्मी, हम तीनों लोगों के ऊपर तेजाब ओके। मेरे पापा ने डाला था। तो ये आपके पापा ने एसिड अटैक क्यों किया था? तेजाब आपके ऊपर डाला था, आपकी मम्मा के ऊपर डाला था, तो कैसे, मतलब? रीज़न ये था कि जो मेरे पापा के फैमिली वाले थे, चाचा ताऊ दादा दादी, तो वो लड़का चाहते थे। और मेरी बड़ी बहन हुई तो लोगों को लगा कि ठीक है, पहली बिटिया है, तो सब लोग खुश हुए। फिर मैं हुई तो मतलब लोगों को बहुत ही बुरा लगा कि मतलब फिर से लड़की हुई है। जब मेरी सबसे ज़्यादा तो कयामत तब आई थी जब मेरी छोटी वाली बहन पैदा हो गई थी, तीसरी वाली। ओके। तो फिर जब तीसरी बहन आपकी हुई तो उससे क्या फैमिली में माहौल ख़राब हो चुका था, या मतलब, क्योंकि सुनने में मेरे को ये आया कि आपके फादर ने, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा, जो आपके लाइफ के बारे में पता कर पाया हूँ मैं, आपके फादर ने सिर्फ इसलिए एसिड अटैक किया था क्योंकि आप तीन बहनें बहनें होगी थी, ऐसा कुछ है? हाँ, रीजन तो यही था ना कि हम 3 बहन थे, उनको बेटा चाहिए था और हम 3 बहन थे। तो वही था कि मतलब उनको लगा था कि कैसे क्या होगा। मतलब मेरे जो पापा के फैमिली वाले थे वो उनको टॉर्चर करते थे कि तुम्हारे पास बिटियां हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे, और इनको कुछ करो इनका। तो इस तरीके से उनको मतलब बोलते थे। तो फिर जो मेरे खास मतलब पापा के चाचा ताऊ वगैरह रहे थे, तो उन्होंने फिर एक आइडिया दिया कि एक काम कीजिए। उनको एक बोतल दी तेजाब की, तो उन्होंने बोला कि ये इसमें तेजाब है। और एक्चुअली एक ये था कि मेरी मम्मी जब लड़ाई झगड़े होते थे तो मेरी मम्मी मेरी नानी के यहाँ पे चली गई थी उस टाइम पे। तो मम्मी ने सोचा कि कोई नहीं, अभी क्या बोलते हैं, अगर मैं कुछ दिन के लिए चली जाती हूँ दोनों बिटियाओं को लेके, फिर हो सकता है कि 2-4 दिन में मैं आ जाऊँ तो माहौल ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो ठीक होने की जगह फिर मेरे पापा को मेरे चाचा ताऊ जो भी रहे थे पापा वगैरह, तो उन्होंने तेजाब भर के दिया और उनको जीप में बिठाला। तो 1992 में 16 जुलाई को जाके मेरी नानी के यहाँ पे 1 बजे मेरे पापा ने तेजाब डाला था। ओके। तो तेज़ाब जब डाला तो आपकी छोटी बहन पे भी गिरा होगा, आपके ऊपर भी, तो किस किस को नुकसान हुआ है उस चीज़ को लेके? हाँ, हम एक मतलब मेरी नानी के यहाँ पे एक बाउंड्री सी थी, एक गली टाइप में जो खुला होता है, तो गर्मी का माहौल था। तो वहाँ पे हम जो ढकेल नहीं होती है जिसपे फल वगैरह रख के बेचते हैं, तो उस पे हम बाउंड्री के सारे सो रहे थे। तो इधर की साइड में इधर के हाथ पे मम्मी थी और इधर के हाथ पे कृष्णा थी, फिर उधर मैं थी, मतलब बीच में कृष्णा थी। ठीक है। तो मेरे पापा ने, कृष्णा आपकी बहन? हाँ, कृष्णा मेरी ओके बहन थी। ओके ओके। तो पहले मेरे पापा ने ये देखा था, पक्का किया था कि इस जगह पे हम ही हैं या कोई और है। ओके। तो मेरे पापा ने चादर उठा के देखा था, तो मेरी मम्मी की उस टाइम पे आँख खुल गई थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मतलब इतनी रात में तुम कैसे यहाँ पे है? तो कह रही कोई नहीं, और मैं बच्चों को अच्छा, रात को 1 बजे जी किया है? ओके। जी। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, और मैं बच्चों को लेने आया हूँ तुमको, और तुम सो जाओ, फिर सुबह चलेंगे। तो मम्मी इतना कह के सो गई थी।
मम्मी की आंख लगी होंगी, जो भी था। फिर उसके कुछ मिनट बाद ही मतलब पापा ने डाला और वो वहाँ से भाग गए। हम्म, तो जब एसिड अटैक हुआ तो क्या माहौल हो गया था, कैसे क्या रात को हॉस्पिटल में ले जाना, क्योंकि आप गांव से हो, आपकी मम्मी गांव से है, तो एकदम से हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मतलब तो कौन लेके गया उस टाइम आपको, मतलब आपकी मम्मी ने आपको बताया, क्योंकि आपकी एज तो बहुत छोटी होगी, हम्म। तो कितने साल के थे उस टाइम आप? मैं 3 साल की तो थी। हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे आपके तो मम्मी पापा? हाँ, मम्मी आपकी कैसे आप लोगों को लेके पहुंची? मेरे नानी के यहाँ पे अटैक हुआ था। हाँ। तो मेरे नानी, जैसे ही हम लोगों ने चीखना चिल्लाना स्टार्ट किया, तो मेरे नानी मामा जग गए थे, सारे लोग जग गए थे मोहल्ला पड़ोस के, लेकिन कोई आगे नहीं आया था। सब मतलब तरह तरह की बातें बना रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया था। तो जिस ठेल पे हम सो रहे थे उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया था, क्योंकि तेजाब से एकदम जल गई थी, लकड़ी की जल थी वो। गई, तो मैं ओके। उससे नीचे गिर गई। मतलब मैं उधर नीचे चीख रही हूँ, मेरी छोटी बहन चीख रही है, मेरी मम्मी चीख रही है, तो कोई नहीं तैयार था। तो मेरे नानी और केवल मेरे मामा थे, मेरे नाना थे नहीं। तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। तो जिस ठेल पे हम जले थे, एसिड डाला था, उसी ठेल पे हम तीनों को उन्होंने, मेरे नानी मामा ने डाला। पहले हम लोगों को थाना लेके गए, कंप्लेन किया, और फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी से हम लोगों को उसी ठेल पे आगरा लेके आए हॉस्पिटल में। फिर इमरजेंसी में हम लोगों को एडमिट किया। ओके। तो पुलिस केस वगैरह हुआ उसमें, मतलब क्या हुआ आपके फादर, मतलब आपके फादर ने एसिड अटैक किया तो जाहिर सी बात है पुलिस केस हुआ होगा, तो आपके फादर जेल में गए या नहीं गए? हाँ, पुलिस क्या बोलते हैं, आई थी घर पे। तो मैंने पापा से सुना है कि पुलिस आई थी। तो मेरे पापा, एक्चुअली क्या था कि मेरे पापा तेजाब डाल के वहाँ से आ गए थे, और वो मंदिर चले गए थे कि ओके। भगवान जी मुझे बचा लेना अब। ओके। तो फिर पुलिस ढूंढने लगी। तो मतलब इन लोगों को तो पता थी या नहीं पता थी, फिर पुलिस वगैरह आई तो सब लोगों को पता चल गया था। तो फिर मेरे जो दादी और बाबा रहे थे, उन लोगों ने पैसे भरे थे पुलिस में कि हमारा बेटा जेल ना जाए और इस मामले को यहीं दफा दफा कर दिया जाए। तो उस टाइम पे तो वो जेल नहीं गए थे, लेकिन हम लोग फिर हॉस्पिटल में हम लोगों का 14 महीने इलाज चला था। जो मेरी छोटी वाली बहन थी कृष्णा, हम्म। डॉक्टर ने मेरे लिए बोला था कि मेरी हालत इतनी उस टाइम पे ख़राब थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जो जो तुम्हारी ये लड़की है नीतू, इसकी हालत बहुत गंभीर है, और हम मतलब नहीं, मतलब अब पूरा कोशिश करेंगे, पर मुश्किल है कि हम इसको 8 दिन तक ये बच पाए। ये जो भी खाने को मांगे इसको दे देना। और उसी वक्त वही टाइम मेरी छोटी वाली बहन खत्म हो गई। लेकिन मेरी जो छोटी वाली बहन थी उसका फेस पे एक दाग नहीं था, पर उसका ये पूरा सर गल गया था, सर। पूरा सर गल गया था। तो फिर वो हॉस्पिटल में 8 दिन के बाद ही ख़त्म हो गई। जब मेरी छोटी बहन ख़त्म हुई, उस टाइम का इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ, कर्फ्यू लगा हुआ था पूरे उसमें आगरा में। तो कोई नहीं, इमोशनल मत हो आप, बिल्कुल बिंदास हो गए, क्योंकि गाइज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसिड सर्वाइवर हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत हैवी होता जा रहा है, मतलब लोग क्या सोच के, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये साइको चीज़ें हो रही हैं, लोग मतलब इतने परेशान हो रहे हैं, लोग इतने। तो जो मेरी छोटी बहन थी बताओ उस बताओ। टाइम पे, उसके लिए कफन भी पैदा नहीं हुआ था। और मेरी मम्मी को ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ऐसा हुआ है। तो मम्मी से बोला कि अपना, मम्मी जो पेटीकोट बेटी को जो पहनी थी, तो मम्मी से वो उतरवाया और मेरी बहन को उसमें लपेड़ा, और मेरे मौसा जी अकेले उसको जमुना जी में फेंक के आए। फिर मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी काफ़ी परेशान हुई। कुल मिला के 14 महीने में हम मतलब सही हुए थे। 4 महीने हम लोगों को हॉस्पिटल में रखा, फिर उसके बाद में छुट्टी दे दी। तो मेरे नानी ने और मेरे मामा ने सब जगह से भीख मांगा, सब जगह से पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने प्राइवेट इलाज कराया। तो आपने इतना संघर्ष किया है, इतना आगे बढ़े, तो आज हमारे साथ नीतू की फ्रेंड है, जो काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो नीतू की फ्रेंड पूजा जी हैं, तो पूजा जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये लगी रहती हैं बेचारी नीतू के साथ काम करने में, तो पूजा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी दोस्ती नीतू से कब, कहाँ, कैसे हुई, और क्या बॉन्ड है आपका, और कुछ नीतू के बारे में बताओ। तो
एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी हाँ कि जी। मैं नीतू को पर्सनली तो नहीं जानती थी, लेकिन शुरू से, क्योंकि मैं भी यूपी में रही हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वहीं से हुई है, तो मैं वहाँ पे बहुत केसेस देखती थी जो ऐसे अटैक के ऊपर होते थे 2009-10 से। और ऐसा था कि एक टाइम ऐसा हो गया था 2013 तक कि केसेस इतना ज़्यादा बढ़ने लगे थे कि एक एक साल में मोर देन 900 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हमारे इंडिया में। तो इतना ज़्यादा हो गया था, तब मैंने देखा कि कुछ ऐसे कैंपेन्स भी स्टार्ट हुए हैं जो ऐसे अटैक को लेके थे, तो मैं उस तरह से जुड़ी नीतू के पास। एंड जब मैंने नीतू की स्टोरी सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हुई, क्योंकि आंटी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, गीता आंटी से, जो नीतू की मदर है। तो मैं इन लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने गई थी, जो कि मेरा एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था। तो मैं वहाँ से जुड़ी, और वहाँ से जो हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ और एक फैमिली रिलेशन बन गया। तो मैंने वहाँ से ही सोचा कि मतलब कि कुछ ऐसा करना है इनके लिए जो ये आगे जाके मतलब कि और भी लड़कियाँ हम लोग जोड़ सकें और कुछ बेहतर कर सकें इनके लिए। तो मुझे सुनने में आया नीतू ने बड़ी मेहनत की है, सरवाइव किया है, आगे आई है। तो इन्होंने एक अपना छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक स्टॉल खोला है, जिनका नाम नीतू खुद बताएगी अपने मुंह से। बताइए नीतू, क्या नाम है आपके स्टॉल का? हाँ, ये था कि मतलब मैं काफ़ी सालों से ये सोचती थी कि मुझे कुछ करना है, और क्या करूँ मैं। हम्म। तो मैं पूजा से भी मतलब बहुत सालों से बात करती हाँ, थी। तो हाँ। इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। मैं इसमें ऐड हाँ। ऑन करना चाहती हूँ कि हम 2022 में इस बारे में बात क्या करते थे हाँ। कि नीतू हमेशा फ़ोन करके कहती थी कि पूजा मैं बहुत परेशान हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोरोना भी ख़त्म हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं कहीं ना कहीं से तो मतलब एक फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हूँ, और मुझे जैसे लड़कियों को कौन जॉब देगा, या मैं खुद का कोई छोटा सा भी काम नहीं स्टार्ट कर सकती, क्योंकि मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं ना मैं कुछ कर पाऊंगी। तो हम मतलब 2022 में इस बारे में बात क्या करते थे, और ये बात सच है। मैं आज सोसाइटी को लेके भी इस बात को कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में मतलब कि एसिड सर्वाइवर के लिए एक सर्वाइवर के लिए सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एसिड फेंक दिया गया है तो मतलब उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। उसके लिए साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा हिट करती है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, इनसे कहा जाता है कि स्कार्फ बांध के चले जाओ, है ना, मुंह छुपा के रहो। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो उस वजह से ना तो इनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मिल पाती है, ना ये खुद का कुछ शुरू कर पाते हैं, ना इनसे कोई चीज़ें या कोई सामने वाला बात करना आ पाता है ना, और इवन बच्चे तक डरते हैं बात करने से। ये भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। तो 2022 में हम लोग इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे, बट 2023 में क्या कहते हैं, कुछ ऐसे हमारे ग्रुप्स थे जिनके थ्रू हम लोगों ने कांटेक्ट किया। एक्चुअल में नीतू ने किया था, और नीतू ने ही क्या कहते हैं अपने एक इनिशिएटिव लिया कि हम मतलब कुछ ऐसा नया शुरुआत करते हैं जो मतलब कि मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो अब इसके आगे नीतू बताएंगे कि इसने कैसे किया ये काम, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ को जानने के लिए। बताओ नीतू, अब आप। हाँ, तो जो मेरे आसपास के कुछ लोग थे, जो मेरे फ्रेंड थे, तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने अपनी बात रखी मतलब। तो मैंने अपनी बात रखी, तो लेकिन मतलब उनका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, और जैसे भी होगा मैं कर लूँगी। तो भगवान का आसरा लेके और जैसे कैसे करके हमने एक ठेला शुरू किया, हाँ। और उसका नाम मतलब बहुत सोच समझ के रखा, गीता रसोई। गीता रसोई। और गीता रसोई का रीज़न ये था कि मैंने नहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो गीता है किशन जी की, उसमें हम सबके जीवन का पूरा सार छुपा हुआ है। और सौभाग्य की बात थी कि मेरी मम्मी का भी नाम गीता है, गीता है, तो राइट। मुझे इससे बेहतर कोई नाम ही लगा, तो मैंने गीता रसोई उसका अपने ठेले का नाम रखा। तो स्कूलिंग आपने कैसे की, कहाँ से की, और कब तक की, और स्कूल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चों को लेके, टीचर्स को लेके? क्योंकि स्कूल जाते होगे तो आप स्पेशल चाइल्ड रहे होंगे अपने टाइम में, तो उसको लेके मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरी आंखों का रोशनी चली गई थी। ओके। तो मैं स्कूल मतलब मैंने स्कूल ही नहीं देखा है कि स्कूल कैसा होता है। अच्छा अच्छा, कभी लाइफ में स्कूल गए नहीं आप? नहीं, मैंने तो स्कूल ही नहीं देखा। आज जहाँ पे आज आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी का पहले आपके लिए क्या बिहेवियर था और आज आपके लिए क्या बिहेवियर है? मतलब पहले आपको वो किस तरीके से देखते थे
और आज किस तरीके से देखते हैं? पहले उनका नज़रिया ये था, मेरी मम्मी को बोलते थे कि इसके दूध में मिला के जहर दे दो, और गेहूं में डालने वाली दवाई आती है उसको दे दो, क्योंकि इसका जीवन हो गया बेकार। अब ये क्या करेगी जी के, कौन इससे शादी करेगा, कौन इससे ब्याह करेगा, इसका क्या होगा। लेकिन वही है ना कि मेरी माँ की ममता थी, तो मेरी मम्मी का एक ही जवाब होता था कि क्या होगा कैसे होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन मैंने इसको 9 महीने पेट में रखा है और मैंने इसके लिए सब कुछ सहा है, तो मैं अपने हाथों से तो ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तो अपने गले से लगा के रखूंगी, मेरे बाद भगवान जाने इसका क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते थे, जब मैं मतलब निकलती थी तो लोग, मतलब मेरे साथ में क्या रहा है, मैंने जब से होश संभाला मैंने फेस कवर नहीं किया है, क्योंकि जब मैं होश संभाल रही थी तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जो एक चेहरा था वो मुझे याद नहीं है, वो मेरा चला गया। अब ये जो मेरा दूसरा चेहरा है, मुझे इसी के साथ जीना है और यही मेरी पहचान है और इसी से मुझे पहचान बनानी है। तो मैंने अपने चेहरे को एक्सेप्ट किया और मैं मतलब ऐसे ही रहती थी फेस ओपन करके। तो मतलब मेरे को हमेशा से शौक रहा है कि मैं तैयार हूँ, मेकअप करूँ, नए कपड़े पहनूँ, ऐसा रहा है। तो जब मैं तैयार होके निकलती थी तो मेरे मतलब आसपास के लोग बोलते थे कि अरे वाह हेमा मालिनी जा रही है, अरे वाह श्रीदेवी जा रही है। तो मैं सुनती थी तो मैं बोलती थी कि मैं अपने लिए श्रीदेवी और किसी हेमा मालिनी से कम नहीं हूँ। कम नहीं, राइट, बहुत बढ़िया। तो आज उनका क्या नज़रिया है आपको लेके, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके पड़ोस में है, जो आपके लोग हैं? क्योंकि भाई मैं आज ऑडियंस आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट में नीतू आई है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम नीतू जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन ये इनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई है, वो बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर सम्मानित की गई है वो फिल्म। और नीतू को भी, नीतू की एक जर्नी है। नीतू अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो नीतू आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि आपकी कैसे जाना हुआ, कैसे वहाँ पहुँचे, कैसे आपने फिल्म को प्रमोट किया, क्या किया वहाँ पे? बताओ कुछ अपने बारे में। ये थोड़ा सा लंबे विषय हो जाएगा। कोई बात नहीं, बताओ आप इसमें। मैं बताती हूँ। 2014 की बात है ये। तो मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रही थी आगरे में, ऑटो में बैठ के। तो मैं जैसे आज बैठी हूँ ऐसे ही थी। तो एक लड़की मिली मुझे ऑटो में, संध्या नाम की। तो उसने मुझे देखा और उसने पूछा कि क्या हुआ है। तो मेरा मतलब क्या था, मैं मतलब मेरे को ये नहीं बोलना अच्छा लगता था कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर तेजाब डाला है, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर ऐसा किया है। लेकिन बहुत सारे पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और उनके बच्चे मतलब उनका सब कुछ है, लेकिन एक पिता के वजह से सारे पिताओं का नाम खराब होगा। तो मैं बोलती थी कि स्टॉप हट गया, इसलिए मैं चल गई थी। तो उसने बोला नहीं कि आप सही सही बताइए और कोई बात नहीं है। तो फिर उसको कहानी बताई। तो उस लड़की ने मुझे, एक आगरे से हैं जो बक्सला प्रभा करके एक लेडी हैं जो सोशल वर्किंग करती हैं, तो उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो एक दिल्ली में स्टॉप एसिड रैक कैंपेन चल रहा था, तो उन्होंने उनके बारे में मुझे बताया और उनका मुझे नंबर दिया। तो मैं 2014 में 25 फरवरी को फर्स्ट टाइम दिल्ली आई। और जब मैं दिल्ली आई थी तो दिल्ली में एक नंद नगरी में कोई रिसेंटली मतलब कोई अटैक हुआ था, उसके लिए वो कैंडल मार्च कर रहे थे। तो मैं जब वहाँ पे आई तो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बहुत सारी मीडिया को देखा, लड़कियों को भी देखा, और सर्वाइवर थी मेरे जैसी, और बहुत सारे लोग थे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तो मुझे बड़ा काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार मतलब लोगों ने मुझे एक सम्मान की नज़र से देखा था कि हाँ मेरा इस दुनिया में जीने का राइट है और मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ। इस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, मुझसे बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम पे मेरे अंदर एक उत्साह सा बड़ा था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि पहले मैं ये सोचती थी कि शायद मैं अकेली एक लड़की ऐसी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो हमको मिल के काम करना चाहिए। राइट। तो फिर मेरे जो कैंपेन चला रहे थे आलोक दीक्षित और आशीष शुक्ला, मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैं मम्मी के साथ आई थी और मेरी बहन भी आई थी छोटी, क्योंकि मैं अकेली तो ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरी आंखों में विजन नहीं है। तो उनसे बातचीत हुई।
तो उन्होंने बोला कि कैसे घर परिवार चलता है। आपके आंखों में अभी मतलब कितने % तक आप देख सकते हो? मतलब क्लियर तो दिखता नहीं है ऑब्वियसली आपको, तो मतलब कितने क्या विजुअल मतलब है आपके, कितने % तक देख सकते हो आप? ज़्यादा डॉक्टर ने मतलब जो डॉक्टर ने बताया था, मैं आपको वो बताऊं तो डॉक्टर ने बोला है, मेरा चेन्नई में ऑपरेशन हुआ था 2017 में शंकर नेत्रालय में। तो डॉक्टर ने बोला है कि नीतू अगर हम डॉक्टर हैं और हम आपका चेकअप करते हैं तो हमारे हिसाब से आपकी दोनों आंखें डैमेज हैं, लेकिन आप जो थोड़ा बहुत देख पाती हैं वो कहाँ से देख पाती हैं वो भगवान जाने। तो डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा मुझे मतलब जो मुझे लगता है कि 10 से 8% मुझे दिखता है कि आप मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर नहीं देख पा रही हूँ। मैं आपको, ओके ओके आप बैठे हैं ये दिख रहा है मेरे को, लेकिन क्लियर नहीं देख पा रही हूँ। ओके 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 ओके। तो कहाँ थे हम? तो उसी टॉपिक पे आते हैं वापस। हाँ, तो उन्होंने मतलब पूछा कि कैसे घर परिवार चलता है। तो क्या था, मेरे पापा मतलब नहीं काम करते थे, तो मेरी मम्मी मतलब जब हम छोटे छोटे थे, अटैक के कुछ बाद ही मतलब मम्मी ने मतलब पापा से राजीनामे किया। तो उनका तो मतलब शुरू से रहता था दारू पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, और फिर जब वो जेल से आए तो मेरी एक और बहन हो गई, तो और मुसीबत खड़ी हो गई कि चौथी भी लड़की हो गई। तो उनका तो वही रहता था। फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि मुझे बच्चे पालने हैं, तो मेरी मम्मी घर घर जाके काम करती थी, हम लोगों की परवरिश की। एक टाइम तो ऐसा था कि जो मूंगफली नहीं होती हैं, हम लोग वो भी छीलते थे घर परिवार चलाने के लिए। मतलब काफ़ी तरह के मेरी मम्मी ने काम किए हैं, हम घर पे ही करते थे। तो मैंने जो रियल थी कहानी हकीकत मैंने बताया ना कि ऐसे से मेरी मम्मी काम करती है बाहर जाके और ऐसा हमारा घर परिवार चल रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप दिल्ली आ जाइए, और दिल्ली में तो बहुत सारी कंपनियां हैं और हमारे जानकारी में हमारे दोस्त वगैरह भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे तो शायद आपका कुछ हो पाए। तो मेरी मम्मी और मेरा मानना था और कहना भी था यही कि भैया अगर आपको मतलब सच में यहाँ पे हेल्प करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आगरा में कोई हमारे लिए एक चाय कॉफ़ी की एक दुकान हो, जिससे हम उसको चला के और मेहनत करके अपना जीवन यापन कर पाएँ। क्योंकि मेरी मम्मी और मेरा यही मानना था कि दया पे हमको निर्भर नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्योंकि दया ज़्यादा दिन तक नहीं दया चलेगी, लेकिन अगर हमारे लिए कोई दुकान होगी तो उस पर हम मेहनत करेंगे तो अच्छे से खाएंगे, तो हमें अच्छा लगेगा कि हम अपना मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों को आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कुछ करते हैं। तो उन लोगों ने बातचीत किया, भगवान की भी कृपा थी उसमें। तो 2014 में ही 10 दिसंबर को एक कैफे की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम रखा गया था सिरोज हैंग आउट। उसमें मेरी मम्मी थी और 2-3 लड़कियां और थी, रूपा, रितु और मेरी मम्मी। तो हम 5 लोगों ने आगरा में सिरोज को स्टार्ट किया था। तो सिरोज को जब स्टार्ट किया तो हम लोगों को मतलब रीजन यही था कि ऐसा कुछ नहीं था कि हमको बिजनेस करना है। बस ये था कि ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं और समाज ऐसे इग्नोर करता है। मतलब उस टाइम पे इतना बुरा माहौल था कि जिस ऑटो में मैं बैठती थी उस ऑटो में लोग नहीं बैठना पसंद करते थे। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। तो ये कहानी थी यहाँ की। तो आप ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुँचे, कौन लोग मिले आपको, कैसे आपकी डॉक्यूमेंट्री बनी, किस तरीके से आपकी मूवी बनी? हाँ, तो कैफे में ही एक लेडी आई थी ऑस्ट्रेलिया से, जो कि उनका नाम एमा है और वो डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मतलब वो ऐसी घूमने आई थी, तो वो मुझसे मिली, मेरी मम्मी से मिली, हमारी कहानी सुनी, उन्होंने बातचीत किया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो वो आती रही, मतलब हर साल आती थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री कवर किया। मतलब हर साल आती थी, कभी साल में 2 बार आती थी, कभी एक ही बार आती थी। तो उन्होंने भी 5-6 साल काम किया, हम लोगों ने, सब ने, एमा ने और हमने, मेरी मम्मी ने, पूरी फैमिली ने। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और वो 2022 में उसकी स्क्रीनिंग की उन्होंने। तो उसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीनिंग करनी थी और लोग चाह रहे थे कि मतलब जिसकी कहानी है वो अगर यहाँ पे आके अगर हमको अपने शब्दों में कुछ बात बताएं तो मतलब हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं वहाँ पे रही और वहाँ पे मैं गई भी थी। बहुत अच्छा। तो आज आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल है, तो फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी कि मेरे को लाइफ में ये करना है, किसी के लिए मोटिवेशन बनना है,
गर्ल्स के लिए मोटिवेशन बनना है, या क्योंकि आप स्पेशल हैं पूरे मतलब अपने उसमें, तो आप क्या चाहती हैं कि मेरे को लाइफ में क्या करना है बेसिकली? जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे घर पे एक इतना बड़ा रेडियो था, तो उसमें मतलब गाने वगैरह बजते थे। तो लोगों का तो मैंने आपको बताया ही था कि मतलब बहुत रिएक्शन खराब था मुझे लेके। लोग ये बोलते थे कि मुझे मर जाना चाहिए, और लोगों को मतलब कुछ लोग तो ये भी बोलते थे कि मेरी शक्ल देखते हैं तो उनको उल्टियाँ आती हैं और मुझे मर जाना चाहिए। तो मैं उनसे बोलती थी कि देखो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं क्यों मर जाऊं, मुझे जीवन दिया है ऊपर वाले ने। राइट। तो उसकी जब मर्जी होगी, उसने मुझे जीवन दिया तो वो जीवन मेरा वापस ले भी लेगा। अगर आपको मेरे चेहरे से इतनी दिक्कत है या उल्टी आ रही हैं तो आप जाके कहीं मर जाइए, क्योंकि मुझ जैसी पता नहीं इस समाज में कितने लोग होंगे। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पास मेरी आंखें नहीं है और मेरे पास मेरा चेहरा भी नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ है मेरे पास, जिसको मुझे अपनी ताकत बनाना है। नीतू मुझे ये बताओ, जैसे आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ तो आप सर्वाइवर हैं, तो अब आप खुद एक एसिड सर्वाइवर है, तो आप क्या चाहते हो? आप एसिड अटैक्स जो हो रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए आप क्या मुहिम चलाना चाहते हो, या क्या फ्यूचर में प्लानिंग है आपकी? तो इस चीज़ के बारे में बताओ आप एक बार। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मैंने गीता रसोई स्टार्ट किया था, हाँ जी। तो मेरा पर्पस है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि मैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी आगे की जर्नी को आगे ले जा पाऊँ मैं। बिल्कुल। और मैंने अपने आसपास भी देखा है कि चलो, मेरे तो रीजन ये हो गया है कि मेरी आंखें नहीं है तो मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गरीबी की वजह से, पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कोई ना कोई रीजन होता है कि वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा मानना है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटा सा एक अपना कैफे डालना चाह रही हूँ, जिसमें जैसे कि जो नहीं पढ़ पाती हैं, मैं और लोगों को काम दे पाऊँ और मैं अपने आगे अपने काम को बढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं मानती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो हो गया, अब वो नहीं बदल सकता है और ना कुछ हो सकता है। अब बदल सकता है तो इतना बदल सकता है कि जो आने वाले टाइम में मेरे जैसी लड़की को या किसी औरत को जो हमने झेला है, जो हमने सरवाइव किया है, वो किसी और को ना झेलना पड़े। और ये तभी पॉसिबल है कि जब हम लोग अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे। मेरा मानना है कि क्राइम सबसे पहले हमारे माइंड में आता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आएगा तो वो बाहर क्रिएट होगा, अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो बाहर क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि जब कुछ भी हम करते हैं ना गलत, तो पहले यहाँ पे आता है तब जाके होता है। तो जो अगर यहाँ से निकल जाएगा, तो जो मुझे लगता है कि क्राइम को हमको रोकने की जरूरत नहीं है, क्राइम अपने आप रुक जाएगा। पहले क्राइम को दिमाग से निकालिए, सारे क्राइम दिमाग में भरे हुए हैं। अपनी एक थिंकिंग चेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज होगा। क्योंकि मैं मतलब इसका खुद ही एग्जाम्पल हूँ। मेरी क्या बोलते, मेरी मम्मी कहती थी, मतलब लोग कहते थे कि ऐसा है वैसा है, तो मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं बेटा, तू आज भी मेरे लिए सुंदर है और तू आज भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मेरी मम्मी ने मुझे फ्री थिंकर बनाया, तो आज मैं आपके सामने हूँ। तो जब आपका माइंड फ्री होता है और जब आपके माइंड में पॉजिटिव होता है तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और हम लोग बोलते हैं कि चेंज नहीं होगा, होगा, आप करके तो देखिए। राइट, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। तो नीतू, और कुछ आप अपने बारे में बताना चाहते हो? कुछ ये बताओ कि आपकी अब तक की लाइफ में सबसे बुरा समय कब रहा है? मतलब स्टेबल होने के बाद, मतलब सब कुछ समझना स्टार्ट हो गया हो, बचपने में नहीं, जब आप एक समझदार हो गए हो, एक मैच्योर हो गए हो, उस समय के बाद और अब तक आपकी लाइफ में सबसे बुरा समय कब रहा है और सबसे अच्छा समय कब रहा है? देखिए, सबसे बुरा तो तभी हो गया था जब इस घटना को अंजाम दिया गया था, बिल्कुल। है ना। तो इससे बुरा तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ज़िंदगी में जीने के लिए
वो तो बचपन में आपके साथ हुआ था, इससे बुरा तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या होता है कि लोगों की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, जब आप समझदार हो जाते हो चीज़ों को समझ में, क्योंकि बचपने में तो आपको कुछ पता नहीं होगा, 2 4 5 साल तक तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप समझदार हो जाते हो, लोग इरिटेशन देते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बैड पीरियड्स और गुड पीरियड्स आपका कौन सा रहा है कि ये मेरा अच्छा रहा है और ये मेरा बेकार समय रहा है? जो मुझे लगता है कि ये है कि देखिए, एक जो तुम्हारे शब्द होते हैं ना, जो मुझसे आज अगर कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दुनिया में क्या है, तो मेरा मानना है कि तुम्हारे शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकले हैं। क्योंकि जब उस टाइम पे लोग मुझसे ये बोलते थे कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब कोई जीने का मेरा हक नहीं है, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं मतलब आता था कि मतलब सच में ऐसा है। पर वही था कि मेरी मम्मी थी, वो हर वक्त हर मोमेंट में मुझे हिम्मत और हौसला देती रही और मेरे साथ खड़ी रही। तो मुझे जो लगता है कि जो तुम्हारे शब्द है ना, अगर तुम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो तो उसको प्लीज़ गिराओ भी नहीं। मुझे मतलब लोग मुझे बोलते थे विक्टिम हूँ मैं, मतलब मुझे विक्टिम शब्द इतना बुरा लगता है कि बहुत, मैं बोलती थी कि देखो मैं विक्टिम नहीं हूँ। विक्टिम का ऐसे हूँ, मैं विक्टिम मांग नहीं रही हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रही हूँ कि भीख दे जाओ मुझे। मैं मेहनत कर रही हूँ और खा रही हूँ। मैं हूँ फाइटर मुझसे बोलो, मैं फाइट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जो अगर कुछ भी अगर हो रहा है, वो अपनी कहते ना कि इंसान के साथ जो भी घटनाएं होती हैं तो वो शरीर से विकलांग होता है, लेकिन जो समाज और उसका आसपास का माहौल वो उसको मन से विकलांग बनाता है। तो अगर तुम ये शब्द जो बोले जाते हैं, अरे ये कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ ये हो गया वो हो गया, तो वो अगर कुछ करना भी चाहे तो वो वहाँ पे टूट जाता है। अगर तुम उसको ये बोलो अरे नहीं तुम बहुत कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ो लाइफ में करो, तो इसको एक हिम्मत मिलेगी। कहता है एक तुम्हारे शब्द वो तोड़ भी सकते हैं उसको और जोड़ भी सकते हैं। तो आप जो शब्द बोल रहे हैं उनको साध के बोलिए, किसी को जोड़ नहीं सकते हैं तो प्लीज़ आप किसी को तोड़े भी ना। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि पापी वो ही नहीं है जो पाप कर रहा है, पापी मेरी नज़र में वो भी है कि इस घटना को देख रहा है और इस घटना के में साथ दे रहा है। अगर किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़की या लड़का, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं फिर उसको वायरल करते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है कि हम वहाँ पे जाएं, उसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करें। अगर तुम नहीं कर सक रहे तो किसी को बुलाओ, आप किसी की आवाज़ बनो। तो वही है कि जहाँ क्राइम हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, तो वहाँ पे आप शांत नहीं रहिएगा। अब वो टाइम गया कि हम शांत रहें, आवाज़ बनिए और आवाज़ उठाइए अगर हमारे देश को आगे ले जाना है तो। वही गाइस के अपने बच्चों को तो दुनिया प्यार करती है, गले से लगाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाती है, लेकिन दूसरों के बच्चों को कोई प्यार नहीं करता, मैंने देखा है। ठीक है, इंसान वही अच्छा होता है, मेरी नज़र में तो एटलीस्ट वही अच्छा होता है जो दूसरों के परिवार को भी अपना मान के चले। ये देश भी हमारा घर है, हमारा घर ही हमारा घर नहीं है, ये देश भी हमारा घर है। तो इस देश में रहने वाले भी हर व्यक्ति हमारी फैमिली के मेंबर है। तो नीतू है, हम हैं, नीतू जैसे बहुत बच्चे हैं जो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं आज भी, तो उन लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर किसी को करो, लेकिन नीतू है, नीतू जैसे सर्वाइवर हैं, नीतू ने अपनी ज़िंदगी में, नीतू तो स्टैंड हो गई, ठीक है, और ये ऊपर वाले ने चाह तो हो जाएगी, लेकिन नीतू जैसे बहुत सर्वाइवर्स ऐसे हैं जिनको बहुत मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो ठीक है, लेकिन सिर्फ बोलना कुछ नहीं होता, हम ये कर देंगे, हम अपने बच्चे के नाम पे ऐसे करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और आप मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये भी भगवान आपको इतना प्यार करेगा अगर हम इन जैसे सर्वाइवर्स की कुछ मदद कर सकें। ठीक है, तो ये आपको सोचना चाहिए। और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये व्लॉग देखेगा, जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा, कि नीतू के पास पर्सनली आप आगरा, अगर आगरा से हैं, आगरा घूमने जा रहे हैं या आगरा के आसपास एरिए से हैं, तो एक बार ज़रूर उस जगह पे जाइए जो मैंने पहले एड्रेस बताया था। नीतू एक बार फिर आप एक बार वहाँ का एड्रेस बता दो, वो कौन सी जगह है? गीता रसोई, आगरा मेडिकल, ऐसे एसएन मेडिकल के आसपास ही है, गीता रसोई के नाम से।
वहाँ पूछोगे तो नीतू, वहाँ तो लोग बता देंगे कि गीता रसोई कहाँ पे है। हाँ आप वो ऐसे मेडिकल पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे गीता रसोई नाम का एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा है हम लोगों ने। तो वहाँ पे इनका स्टॉल है, तो वहाँ पे आप पहुँचो और इसको जाके देखो। और आज मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगा कि आप स्पेशल आए, दिल्ली आए इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए। पूजा जी ने मदद की, पूजा जी स्पेशली जयपुर से आई। तो पूजा जी बेसिकली सोशल वर्कर तो हैं ही हैं, तो ये लगी रहती हैं कि इस तरीके से किसी की भी हेल्प करना, सर्वाइवर जो हैं, स्पेशली सर्वाइवर्स के लिए, वैसे तो सब चीज़ों में लगी रहती है लेकिन स्पेशली सर्वाइवर्स के लिए बहुत काम करती है पूजा जी। मैं इनके बारे में ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को इंटरव्यू से पहले ही बोला था कि यार मेरी तारीफ़ मत करना, और ना मैं चाहती हूँ। तो इस तरीके के लोग ही कामयाब होते हैं, और इस तरीके के लोग ही होते हैं जो दूसरों को, बच्चों को अपना मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा माइंडसेट आप लेके चलो कि अगर बच्चा किसी और का और वो परेशान हो रहा है तो आपको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो बहुत अच्छा लगा आज के इस सफ़र में। तो आप, कैसा लगा नीतू जी आज आपको यहाँ आके इंटरव्यू देके? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं एक लाइन बोलना जी चाहूँगी जी बिल्कुल। सबसे, जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं। जी। देखिए, ये जीवन है, किसी का जीवन आसान नहीं होता है, लेकिन आसान हमको इसको बनाना पड़ता है, बनाना कभी पड़ेगा, अंदाज से, कभी नज़रअंदाज से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमको लाइफ में ऐसे हालात नहीं रखे हम लोग कि हमारे हौसलों को बदल दें। हमको हौसले ऐसे रखने हैं कि हमारे हालातों को बदल दें। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन बोली है। तो अब इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा गाइस, और कुछ बोलना चाहते हो? उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है हाँ। कैफे वाले कि हम लोग आगरा के पास एक कैफे ओपन करना चाह रहे हैं। हाँ, ये बाद में डाल, ये मतलब ये तो अभी कट डाल कर के देंगे कट करके ले हम। लियो, हाँ। ठीक है। तो नीतू, अब आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हो? मतलब मेरे को सुनने में आया कि आप एक रेस्टोरेंट भी ओपन करना चाह रहे हैं, कैफ़े ओपन करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं मतलब कैफ़े स्टार्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो इतना अभी पैसा है और ना ही मेरे पास कुछ है। तो मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे आगरा में, शिल्पग्राम के पास में कुछ छोटा सा जगह दे, जिससे मैं अपना उसको चला के अपना जीवन यापन कर पाऊँ और आगे और लोगों के लिए भी काम कर पाऊँ। और मेरी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा ड्रीम है, इसको सपोर्ट करें। शायद आपके सपोर्ट करने से आपका कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा जीवन बदल सकता है। बिल्कुल, और जिन लोगों के लिए मैं काम करना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। बिल्कुल तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट हर तरह का होता है, कोई सपोर्ट तन का करता है, कोई धन का करता है, कोई मन का करता है। तो सपोर्ट इज सपोर्ट। तो आप सबको सपोर्ट करें, जिनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है उसको सपोर्ट करें। आगे आइए और अपनी इंसानियत दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है, कुछ करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, ये नीतू जी ने जो बोला है आप उस पर गौर फरमाइएगा, और हम भी कोशिश करेंगे, अपने जो फाउंडर्स वगैरह हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हम भी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कुछ हो पाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हाँ। हैं। गीता रसोई के नाम से हमारा एक पेज है जो हम अभी चला रहे हैं। तो आप सब हमें फॉलो करें, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बाकी चीज़ों की। और नीतू को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, नीतू ऑफिशियल के नाम से उसका पेज है। तो आप लोग वहाँ जाएँ, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी पूजा जी ने बता दी है, तो आप जाओ, फॉलो करो। किसी भी भाई को कोई भी हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो डायरेक्ट आप नीतू ऑफिशियल के पेज पे जाओ, नीतू से बात करो, ये हर बंदे का रिप्लाई देती है। तो पहुँचो और इस काम को करो। तो गाइज़, बहुत अच्छा लगा नीतू आज बात करके, पूजा जी और नीतू जी बहुत आई, और थैंक यू सो मच आप लोग आए। तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।